नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अर्थशास्त्र विषय के रिवीजन की मैं शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ किस्मत कभी नहीं छोड़ती उनका हाथ। और इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद आप लोगों को मालूम है कि लेसन 7वां भारतीय अर्थतंत्र का रिवीजन चल रहा था। 7वें लेसन के अंतर्गत हमने बहुत सारी बातें पूर्व भारत, प्राचीन भारत, स्वतंत्रता के पूर्व का भारत, स्वतंत्रता के बाद का भारत और विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण जैसे मुद्दे हमने देखे थे। विकासशील अर्थतंत्र के लक्षणों के अंतर्गत हमने जो मुद्दे देखे थे उसमें अंतिम मुद्दा हम लोगों ने रोजगार का क्षेत्र देखा था, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्रों का समावेश होता है। और उसी क्रम में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूं कि 12 तारीख को जो आप लोगों की परीक्षा होने जा रही है उस परीक्षा के अंतर्गत आपके 3 लेसन आएंगे, 9वां, 10वां और 11वां। 9वां, 10वां और 11वां ये तीनों लेसन की परीक्षा की तैयारी आप लोगों को करनी रहेगी। और अब मैं आगे चालू कर रहा हूँ। कल हमने जो चार्ट देखा था ये वाला कि रोजगार के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों का योगदान, उसका थोड़ा विश्लेषण देख लेते कि 50-51 में प्राथमिक क्षेत्र 72%, औद्योगिक क्षेत्र 10.6%, सेवा क्षेत्र 17.3% और उसी क्रम में 1991 में प्राथमिक क्षेत्र 66.9% था, औद्योगिक क्षेत्र 12.7% था और सेवा क्षेत्र 20.4% रोजगार के अंतर्गत था। जबकि वर्ष 2001 में प्राथमिक क्षेत्र 56.7%, औद्योगिक क्षेत्र 18.2% और सेवा क्षेत्र 25.2% जितना रोजगारी सर्जित करता था। और उसी क्रम में 2011-12 की अगर बात करूँ तो प्राथमिक क्षेत्र में 48.9%, औद्योगिक क्षेत्र 24.3% और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 26.9% रोजगार का सर्जन होता है। ये उपर्युक्त आंकड़ों से ये स्पष्ट हो जाता है कि 50-51 से लेकर 2011 और 12 तक की समयावधि के अंतर्गत रोजगार में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कम हुआ और औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा। उसी प्रकार आगे का जो 5वां लक्षण है आधारभूत सुविधा। अब आधारभूत सुविधाओं की व्याख्या मैंने आप लोगों को बताई थी कि देश के अर्थतंत्र को गतिशीलता प्रदान करने वाली सुविधा के समूह को आधारभूत सुविधा कहा जाता है। वापस एक बार, देश के अर्थतंत्र को गतिशीलता प्रदान करने वाली सुविधाओं के समूह को आधारभूत सुविधा कहा जाता है। आधारभूत सुविधाओं के अंतर्गत सिंचाई, शिक्षा, बिजली, सड़क, रेलवे इत्यादि का समावेश होता है। वापस एक बार बता रहा हूँ परिभाषा कि आधारभूत सुविधा अर्थात क्या कि देश के अर्थतंत्र को गतिशीलता देने वाली, मजबूताई देने वाली या देश के विकास में सहयोग करने वाली सुविधाओं को आधारभूत सुविधाओं के नाम से जाना जाता है। आधारभूत सुविधाओं में सिंचाई, शिक्षा, बिजली, सड़क और रेलवे जैसी सुविधाओं का समावेश
होता है। सिंचाई के अंतर्गत की अगर मैं बात आप लोगों को करूं तो 50-51 में सिंचाई की जो योजना है वो 22.6 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई होती थी और 2012-13 में वो बढ़कर 63 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई हो गई। अर्थात बुआई की जाने वाली ज़मीन में 45% ज़मीन में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई। मतलब दो मुद्दे, एक 50-51 में इतनी सिंचाई थी, 2012-13 के अंतर्गत 63 मिलियन हेक्टेयर हो गई और कुल ज़मीन के अंतर्गत की बात करूँ तो 45%। उसी क्रम के अंतर्गत की यदि बात करूँ तो शिक्षा की सुविधा के अंतर्गत भारत में आज़ादी के समय 20 यूनिवर्सिटियाँ थी, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, और 500 कॉलेज थे, जो बढ़कर 2001 तक जाओ तो 35,000 कॉलेज और 719 विश्वविद्यालय बन गए। भारत में साक्षरता की दर 50-51 में के अंतर्गत 18.33% थी, वो बढ़कर 11 के अंतर्गत 73.73% जितनी हो गई। वापस एक बार स्वतंत्रता के आजू बाजू 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेज बढ़कर 35,000 कॉलेज और 719 विश्वविद्यालय बन गए। साक्षरता का प्रमाण 50-51 में 18.33 था, बढ़कर 73% जितना हो गया। बिजली की सुविधा का मुद्दा अगर आगे हम लोग पढ़े तो बिजली के अंतर्गत भारत में विद्युत उत्पादन में भी उल्लेखनीय सिद्धि प्राप्त हुई है। 50-51 में बिजली का प्रमाण 2300 मेगावाट का था, जो बढ़कर 2011-12 में 2,43,000 मेगावाट जितना हो गया। 50-51 में 23,000 था, बढ़कर 11-12 में 2,43,000 जितना हो गया। उसी क्रम में सड़क की अगर मैं बात करूं तो भारत में विश्व की सबसे बड़े सड़क का नेटवर्क माना जाता है। अंदाजित भारत में 48.6 लाख किलोमीटर जितनी लंबी सड़कें मौजूद है। मतलब सड़क में दो मुद्दे कि दुनिया में सबसे बड़ा सड़क का नेटवर्क भारत में है और 48.6 लाख किलोमीटर जितनी लंबी सड़कें भारत में पाई जाती है। इसी क्रम के अंतर्गत रेलवे की सुरक्षा की बात अगर मैं करूं तो भारतीय रेल विश्व में 4वें नंबर पर आती है और भारत में रेलवे की लंबाई 65,000 किलोमीटर जितनी है। वर्तमान समय में भारत विश्व बैंक द्वारा एक जारी किए गए अप्रैल 2014 के विवरण के अनुसार समक्रय शक्ति के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी महासत्ता के तौर पर तीसरे नंबर पर जा रही है, जो विश्व के बैंक के अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक मतलब ICP 2011 के राउंड के अमेरिका और चीन के बाद भारत का नंबर धीरे धीरे आ रहा है। मतलब पहले जो जापान था वो जापान का स्थान अब धीरे धीरे भारत लेता हुआ दिखाई देता, मतलब भारत तीसरे नंबर पर आ गया और जापान चौथे नंबर पर दिखाई देता है। 2005वें सर्वेक्षण में 10वें क्रम पर और आज भारत ने विश्व के देशों की तुलना में अद्भुत विकास प्राप्त किया है। इन शॉर्ट, आधारभूत सुविधाओं में सिंचाई, शिक्षा, बिजली, सड़क और रेलवे जैसी सुविधाओं के दो मुद्दे और निष्कर्ष के तौर पर भारत विश्व की तीसरी महासत्ता के तौर पर आ रही। अमेरिका और चाइना के बाद जापान पहले तीसरे नंबर पर थी, अब चौथे नंबर पर चला गया। इस प्रकार का आपको मुद्दा यहाँ पर लिखना रहेगा। इसी पुनरावर्तन के साथ आप लोगों को वापस बता दूँ, अंत तक आप लोगों ने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वापस बता दूँ, रिवीजन के अंतर्गत जो आपका पेपर आने वाला है वो पेपर 9वां, 10वां और 11वां लेशन के अंतर्गत निकाला जाएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे संपर्क पर फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी उलझन हो तो संपर्क करिएगा, फ़ोन नंबर के द्वारा व्हाट्सअप नहीं कीजिएगा। और वीडियो को पसंद करते तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।